Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. क्या इतिहास सिर्फ राजाओं और रानियों की कहानी है? आज हम भारत के इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ये वो कहानियां हैं जो महलों से दूर, जंगलों कर पहाड़ों में लिखी गईं। जब हम इतिहास शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बड़े बड़े सम्राट, उनकी जबरदस्त लड़ाइयां, आलीशान किले, यही सब ना? पर क्या भारत का असली इतिहास सिर्फ इन दीवारों के अंदर ही कैद था? उन बाकी लोगों का क्या जो इन महलों से बाहर रहते थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इन बड़े बड़े साम्राज्यों की चमक दमक से दूर भारत के कई हिस्सों में कुछ ऐसे समाज फल भूल रहे थे जो उस समय के ऊंच नीच वाले सामाजिक नियमों को नहीं मानते थे। इन्हीं समाजों को हम आज जनजातियों के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब जरा इतिहास की इस दूसरी कहानी में उतरते हैं। एक तरफ जब सल्तनतें बन और बिगड़ रही थीं, तो दूसरी तरफ इन जनजातीय और घुमंतू समुदायों की अपनी दुनिया कैसी दिख रही थी, आइए जानते हैं। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है पिरामिड जैसा समाज जो जाति और कड़े नियमों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ है एक ऐसा समुदाय जो बराबरी और रिश्तेदारी के धागों से बुना हुआ है। बस यही जनजातीय समाज का मूल आधार था। जनजातीय जीवन का आधार था हम का भाव, मैं का नहीं। मतलब जमीन और जंगल किसी एक इंसान के नहीं, बल्कि पूरे कबीले के होते थे। और सबसे कमाल की बात, इनका इतिहास किताबों में नहीं बल्कि कहानियों, गानों और परंपराओं में जिंदा रहता था, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जनजातियां आखिर थीं कहाँ? चलिए भारत के नक्शे पर एक छोटा सा सफर करते हैं और देखते हैं कि ये समुदाय कहाँ-कहाँ बसे हुए थे। जरा इस नक्शे पर एक नजर डालिए। उत्तर के पहाड़ों से लेकर दक्षिण के घने जंगलों और पश्चिम के रेगिस्तान तक ये जनजातीय समुदाय भारत की जमीन का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे। सच कहें तो वो हर जगह थे। अगर उत्तर भारत से शुरू करें तो हर इलाके की अपनी एक कहानी थी। पंजाब में खोखर और गख्खर जैसे ताकतवर कबीले थे, तो उत्तर पश्चिम के बड़े इलाकों में बलोची लोग छोटे छोटे कुलों में रहते थे। हिमालय की ऊंचाइयों पर गद्दी चरवाहे अपने जानवरों के साथ घूमते थे, और उत्तर पूर्व तो नागा और अहोम जैसी कई अनोखी संस्कृतियों का घर था। अब चलते हैं देश के दिल यानी मध्य भारत की तरफ, जहां भीलों का एक बहुत बड़ा समुदाय फैला हुआ था। पूर्व में बिहार और झारखंड चेर सरदारों के साथ साथ मुंडा और संथालों की भूमि थी, और अगर दक्षिण की ओर जाएं तो वहां कोरागा से लेकर मारवाड़ तक और भी कई विविध जनजातियां रहती थीं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बसे हुए गांवों की ही नहीं है। कुछ समुदाय ऐसे भी थे जिनका घर ही उनकी यात्रा थी। ये थे घुमंतू समुदाय, जो एक चलती फिरती अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थे। इन्हें कहते थे घुमंतू पशुचारक। सोचकर देखिए, ये लोग अपने जानवरों के बड़े बड़े झुंडों के साथ एक गांव से दूसरे गांव जाते, वहां के किसानों को दूध, ऊन और घी जैसी चीजें देते और बदले में अनाज, कपड़े और बर्तन लेकर आगे बढ़ जाते। ये उस जमाने के मोबाइल ट्रेडर्स थे। अब इनके काम का स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा एक नंबर से लगाते हैं, 1,00,000। जी हाँ, 1,00,000 बैल। मुगल सेना जब जंग पर जाती थी तो ये बंजारे ही थे जो अपने लाखों बैलों पर अनाज लादकर पूरी सेना का पेट भरते थे। ये किसी आज की बहुत बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी से कम नहीं थे। 17वीं सदी में एक अंग्रेज व्यापारी था पीटर मुंडी। उसने इन बंजारों को देखकर अपनी डायरी में लिखा, वे अनाज वहां से खरीदते हैं जहां सस्ता मिलता है और उसे उन जगहों पर ले जाते हैं जहां वो महंगा बिकता है। उनके कारवां को टांडा कहते थे और उसमें हजारों बैल होते थे। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर नहीं बल्कि बहुत होशियार व्यापारी भी थे। चलिए अब हम दो ऐसी जनजातियों की कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं जो सिर्फ कबीलों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने बहुत बड़े और शक्तिशाली राज्य बना डाले। हमारी पहली कहानी है गोंड लोगों की। गोंड लोग गोंडवाना नाम के एक बहुत बड़े जंगली इलाके में रहते थे, और उनका राज्य कितना बड़ा था। खुद मुगल बादशाह अकबर का दरबारी इतिहास अकबरनामा बताता है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में पता है कितने 70,000 गांव थे। ये एक जनजाति नहीं, एक पूरा साम्राज्य था। और ये साम्राज्य सिर्फ बड़ा नहीं था बल्कि एकदम वेल ऑर्गेनाइज था। देखिए, पूरा राज्य गढ़ यानी किलों में बटा था। हर गढ़ को फिर 84 गांव की यूनिट जिसे
84 कहते थे में बांटा गया और फिर इन 84 को भी 12-12 गांव के बरहोत में बांट दिया गया। ये किसी भी बड़े साम्राज्य जैसा ही एक संगठित सिस्टम था। और इसी गढ़कटंगा की एक ऐसी शासक थीं जिनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है, रानी दुर्गावती। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत शानदार तरीके से राज किया और 1565 में जब मुगलों ने हमला किया तो उन्होंने जबरदस्त टक्कर दी और जब हार निश्चित हो गई तो उन्होंने सरेंडर करने के बजाय शहादत को चुना। देखिए, गोंड समाज की ताकत सिर्फ उनकी सेना या प्रशासन में नहीं थी, उनकी कला में भी झलकती थी। इस दरवाजे पर की गई नक्काशी को ही देख लीजिए। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं, बल्कि उनकी जबरदस्त संस्कृति और कला का एक जीता जागता सबूत है। अब गोंडवाना से निकलकर हम सफर करते हैं भारत के उत्तर पूर्व की तरफ, जहां ब्रह्मपुत्र घाटी में एक और जनजाति ने एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी। ये थे अहोम लोग। अहोम लोग 13वीं शताब्दी में आज के म्यांमार से आए थे और उन्होंने ब्रह्मपुत्र घाटी के स्थानीय सरदारों को हराकर अपना राज कायम किया। और कमाल की बात यह है कि वो टेक्नोलॉजी में भी काफी आगे थे। 16वीं शताब्दी तक वो लड़ाई में बंदूकें और तोपें बनाने और इस्तेमाल करने लगे थे। तो अहोम राज्य के शक्ति का राज क्या था? वो था उनका अनोखा पाइक सिस्टम। ये असल में जबरन श्रम पर आधारित था। मतलब राज्य के हर मर्द को सेना में या दूसरे कामों में, जैसे बांध बनाने में, अपनी सेवा देनी ही पड़ती थी। हर गांव की बारी आती थी और उन्हें अपने पाइक यानी मजदूर भेजने होते थे। इसी पाइक सिस्टम की वजह से ही वो बड़े बड़े बांध बना पाए और चावल की खेती में क्रांति ले आए। लेकिन बात सिर्फ मेहनत की नहीं थी, ज्ञान की भी थी। वो लोग बुरुंजी नाम से अपना इतिहास खुद लिखते थे और उन्होंने संस्कृत की बड़ी बड़ी किताबों का अपनी भाषा में अनुवाद भी करवाया। और ये हुनर सिर्फ अहोमों तक ही सीमित नहीं था। पूरे उत्तर पूर्व में कला की कोई कमी नहीं थी। मणिपुर की कोबोई नागा जनजाति के ये खूबसूरत कान के गहने देखिए। ये इस क्षेत्र की शानदार कला का बस एक छोटा सा नमूना है। तो आखिर में गोंड और अहोम जैसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि भारत का इतिहास सिर्फ सिंहासनों और सल्तनतों का नहीं है। ये उन अनगिनत समुदायों की भी कहानी है जो अपनी शर्तों पर जी रहे थे, अपनी दुनिया बना रहे थे। जब हम इन छिपी हुई कहानियों पर रोशनी डालते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारा अतीत कितना ज्यादा रंग बिरंगा और समृद्ध है। सवाल बस ये है कि इतिहास के ऐसे और कितने पन्ने हैं जिन्हें हमने अब तक पढ़ा ही नहीं है।